लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या हम मिनहसुल कौम तब्दील हो सकते हैं? क्या हम तब्दीली का आगाज अपनी ज़ात से कर सकते हैं? क्योंकि हम बातें बहुत सी करते हैं। हम हुक्मरानों को कोसते हैं, हम हुक्मरानों के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करते हैं, हम हुक्मरानों के एहतसाब की बातें बहुत सी करते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि क्या हम अखलाकी तौर पे मोराल बुलंद रखते हैं या हम मॉरली खुद करप्ट हैं? क्योंकि जिसका जहां पर हाथ पड़े, जितना कारोबार वसी करना चाहे और टैक्स नेट से बाहर निकलना चाहे, उसके लिए जितने इकदाम करना पड़े वो करता है। आप देखिए कि एक आम शख्स जिसकी सैलरी तकरीबन 1.5 से 2 लाख हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी पर टैक्स अदा करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं? कितने कारोबार ऐसे हैं जो पूरी की पूरी आमदन के ऊपर टैक्स की अदायगी करते हैं? एक रेडीबान वो वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा जहां पर एक बड़ी दुकान के आगे ये लिखा होगा कि यहां पर किसी भी किस्म की पार्किंग या यहां पर दरअंदाजी मना है, लेकिन हम वहीं पर रेडी लगाएंगे और अपना कारोबार चलाएंगे। इसकी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहात हैं। एक, अखलाकी तौर के ऊपर हमारी हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं करती कि ये जो छोटे कारोबार करने वाला तबका है इसको कोई मराद दी जा सके या इसे कोई जगह फराहम की जा सके। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर अखलाकी पस्ती इस हद तक पाई जाती है कि छोटे से छोटे शख्स को लेके बड़े से बड़े अमीर तक हम मजमूई तौर पे अखलाकी करप्ट है। आप एक पंक्चर लगाने वाले का अंदाजा लगाइए कि अगर आपके टायर की हवा किसी वजह से निकल गई और आप पंक्चर वाले की दुकान पे ले गए तो वो आपके 3 पंक्चर निकालेगा। वो कहेगा कि हां ये पंक्चर है। आप किसी दुकान से कोई चीज खरीदना चाहते हैं, अपनी आंखों देखी चीज पसंद की, लेकिन घर आके अपना शॉपिंग बैग खोलेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक चीज नाकिस निकलेगी, जिसकी दुकानदार कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये मजबूरी तौर पे हमने एक माहौल ऐसा बना लिया और फिर हम ये कहते हैं कि हम वो पाकिस्तानी कौम है जो खुददार कौम है, हम वो पाकिस्तानी कौम है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। दूसरों का ख्याल हम तब रखते हैं जब हमें नुमाइश करना होती है। हम इसी तरीके से जहाजों को भर के भेजते हैं कि साथ में तस्वीर लगे और वफ्द के साथ तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर जाए कि पाकिस्तान ने शाम के मुतासरीन की मदद की और पाकिस्तान ने तुर्की के मुतासरीन की मदद की। हम दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से नाम पैदा कर रहे हैं? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली होती जा रही है। हम किस तरीके से अपना नाम पैदा कर रहे हैं? हम जखीरा अंदोजी करके अपना नाम पैदा कर रहे हैं। हम किस तरीके से अपना नाम पैदा कर रहे हैं? हम माह मुबारक के अंदर कीमतों में इजाफा करके अपना नाम पैदा कर रहे हैं। हम किस तरीके से अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं कि बाहर से चीजें मंगवाते हैं, उसमें 5 महकमों को डालते हैं और चीजों की कीमतें आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देते हैं और फिर यह कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो गई। हम किस तरीके से अपना नाम बुलंद करना चाहते हैं? हमें जब यह खबर हो कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला है तो हम बतौर पंप मालिकान पेट्रोल की तरसील को रोक देते हैं कि इससे लाखों रुपया हमारा मुनाफा होगा। हम किस तरीके से अपना नाम पैदा करना चाहते हैं? हम गैस की तरसील में रुकावट पैदा करते हैं और अपने घर के अंदर गैस के फराहमी करदा नेटवर्क को मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार। लेकिन जब आप अखलाकी तौर पे करप्ट हों तो आप अपने हुक्मरानों से क्या उम्मीद लगाएंगे? आप ब्यूरोक्रेसी के अखलाकी तौर पे बुलंद होने की क्या उम्मीद लगाएंगे? आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि आपके साथ दूसरा शख्स बेहतरी के इकदाम करे, आपके लिए कुछ ऐसा सामान करे कि आप रहती दुनिया तक याद रखें? कभी ऐसा नहीं होगा। हम अपने घर की तख्ती के ऊपर यह लिखवा लेते हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, लेकिन अपने हाथ और उंगलियां करप्शन के डिब्बे के अंदर डिप होती हैं। हम बेहतरी नहीं ला सकते तब तक जब तक अपनी जात से उसका आगाज न करें। मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त सियासी सूरत हाल का अंदाजा लगाएं तो सियासी सूरत हाल भी हमें अखलाकी तौर पे करप्ट दिखाई देती है। एक तरफ नारा यह लगाया जाता है कि वोट को इज्जत दो, और दूसरी तरफ उसी वोट को इज्जत किस तरीके से दी गई ये उनके अपने लोग ही बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि हां, हम किसी को एक्सटेंशन देने में मुलव्वस थे और दस्तखत भी सबसे पहले हमारे किए गए।
दूसरी तरफ नारे ये लगाए जाते हैं कि हम पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे, लेकिन करप्शन का नासूर उसी अरसे के अंदर मजीद जन्म लेता रहा। एक तरफ नारा यह लगाया जाता रहा कि महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम करेंगे, लेकिन फिर वो हमारे सर पे मुसल्लत हुए और उन्हीं के दौर के अंदर महंगाई जो है वो छत को जा लगी है। उन्हीं के दौर के अंदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई का हम सामना कर रहे हैं। हम बेहतरी के लिए किसका रास्ता इख्तियार करेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? मदीना की रियासत का नारा लगाते लगाते हम तीसरी दुनिया से नीचे जान पड़े। हम बेहतरी की उम्मीद लगाते लगाते और तजर्बाकारों को अपने सर पे मुसल्लत करने के बाद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। हम कुछ अरब डॉलर्स के लिए IMF के सामने अपना कशकोल फैला रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद सरमायाकारों से बात नहीं करना चाहते। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद नहीं हासिल करना चाहते। अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी $30 मिलियन तुर्की को इमदाद दे सकता है, तो याद रखिए कि लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप 1947 से लेके अब तक डॉलर की कीमत के उतार चढ़ाव की वजूहात को ही जान लें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम परवान चढ़ सकता है। पाकिस्तान में आप मोटरवेज बनाने का दावा कर रहे थे, तो उस दौरान डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हुआ? पाकिस्तान में आप तरक्की की राहों पर गामजन थे, तो महंगाई बुलंद तरीन सतह पर क्यों जा पहुंची? आप खुद का एहतसाब नहीं करना चाहते, आप डंग टपाऊ पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, और इसी डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत आने वाले इंतखाबात के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ PDM को यह लगता है कि हमें अपना हिस्सा मिल जाएगा, जिसकी जितनी इस्तात है, जिसकी जितनी दौड़ है, उसके मुताबिक उसे हिस्सा मिल जाएगा। इसी वजह से जमाबंदी के भी इकदाम हो रहे हैं, इसी वजह से दूसरों को पाबंदे सलासिल भी किया जा रहा है, इसी वजह से उन्हें यह लगता है कि हम ये हरबे आजमाएंगे तो शायद हमारा हरीफ जो है वो कुछ हद तक कमजोर पड़ जाएगा, और शायद ये पाकिस्तान की आवाम जो है इसका एतकाद उससे उठ जाएगा और ये हमारी तरफ माइल हो जाएगी, और उन्हें ये लगेगा कि हमारे हाथ में इस वक्त लाठी है, तो लाठी हमारे हाथ में है तो तमाम भैंसें हमारी हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि एक आम सारिफ, एक आम शहरी आप पे यकीन नहीं करेगा। अगर वो अपनी आवाज बुलंद करेगा तो फिर ठोक के आपको जवाब देगा। वो डंके की चोट पे बवांगे दोहल बोलेगा कि आप गलत हैं और आपकी तमाम पॉलिसीज गलत है। आप कर्जा दर कर्जा पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन करने की कोशिशें कर रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? तरक्याती मंसूबों की रफ्तार आपकी कमजोर तर होती जाती है। एक हुकूमत आती है, दूसरे के तरक्याती कामों को बंद करके बैठ जाती है, और फिर जब वो हुकूमत वापस आती है तो अपने तरक्याती कामों को फिर आगे बढ़ाना शुरू करती है। तो पता यह चलता है कि 20 बिलियन का प्रोजेक्ट 50 बिलियन पे जा पहुंचा है। पाकिस्तान को इसी तरीके से नोचा गया है, इसी तरीके से खाल को उधेड़ा गया है, इसी तरीके से आम आवाम के खून को चूसा गया है, इसी तरीके से लोगों का पसीना बहाया गया है, और इसी तरीके से उनकी आल औलादें अपने पीछे लगवाई गई। लेकिन अब तब्दीली का वक्त है, ज़हनी तब्दीली का वक्त, अफकार की तब्दीली का वक्त, अखलाकियात की तब्दीली का वक्त, पैमाने तब्दील करना होंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोचती है कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, इलेक्शन का शेड्यूल हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट देने में मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टिकट्स कम हैं। अब उसका हल उन्होंने क्या निकाला? उसका हल वो ये निकालते हैं कि एक हल्के के अंदर 5 उम्मीदवार हैं टिकट लेने के लिए, किसी एक को टिकट मिलेगा तो बकिया जो 4 उम्मीदवार होंगे उनमें कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जो इलेक्टेबल होगा, कोई एक ना एक तो ऐसा होगा जो आजाद खड़ा हो तो वो जीत सकता है। इसी वजह से वो इन कोशिशों में है कि जिनको इनकार कर दिया जाए उनको किसी तरीके से अपने साथ में ला लिया जाए। अब उसे आप अपने साथ में लाएंगे तो माजी करीब के अंदर आपने हाल देख लिया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जिसने रास्ते जुदा किए उसकी सियासत किस हद तक पहुंच गई कि अपने हलके में जाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन नहीं करना चाहता, मैं उनके बहुत से नैरेटिव के निकात से इत्तफाक भी नहीं करता, लेकिन ये आप ही थे कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कंपेन चलाई। ये आप ही थे कि जिनकी पॉलिसीज गलत साबित हुई, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया। ये आप ही थे जिसने लोगों को पाबंदे सलासिल किया और बताया कि सियासत इसी तरीके से चलती है। ये आप ही थे जो सियासत को तब्दील ना कर सके, और ये आप ही थे जो अपने मलबे तले खुद दब गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजबूत दिखाई देती है। अब आपकी अपनी एजेंसीज,
آپ کو رپورٹس پیش کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے. مقبولیت کا پیمانہ آپ کیا لگاتے ہیں؟ کیا ٹیلی ویژن اسکرین پر چلنے والی خبروں سے لگاتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے دیے گئے بیانات سے لگاتے ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں کتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں اس کے اندازے سے لگاتے ہیں؟ آپ یاد رکھیے کہ جمعیت علماء اسلام فے سے بڑا جلسہ پاکستان میں کوئی نہیں کرتا. جماعت اسلامی پاکستان سے بڑے جلسے کسی کے نہیں ہوتے. تبلیغی جماعت کا اجتماع سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ووٹ کسے پڑتے ہیں آپ اس کا بخوبی اندازہ رکھتے ہیں. 1971 میں جب ملک کا بٹوارا ہوا تو ایجنسیز کی رپورٹ کیا تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیا یقین دہانی کروائی گئی تھی؟ انہیں کیا بتایا گیا تھا کہ ملک کے اندر آپ کی پاپولیرٹی کیا ہے؟ لیکن نتائج پھر کیا رہے؟ اور ان نتائج کے بعد پاکستان کا دولخت ہو جانا، اس کے آج تک ثمرات ہم بھگتتے ہیں. پاکستان کی موجودہ تاریخ میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سیاست اسی طریقے سے چلائی جا سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اسی طریقے سے مات دی جا سکتی ہے کہ جس کو ٹکٹ نہ ملے اس کو اپنے ساتھ ملا لو، تو یاد رکھیے کہ آپ کے اپنے اندر اتنا بڑا باغی گروپ موجود ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے اسے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تو وہ تو مشترکہ امیدوار ہو جائے گا. تو مشترکہ امیدوار کو ووٹ کس حصے سے پڑے گا یہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے. یہ آپ کو کس طریقے سے سوٹ کرے گا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات ہو جائیں، پھر جب وفاق کے انتخابات ہوں تو وہ آپ کے حق میں آ جائیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے. موجودہ پالیسی کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان دیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے جو دو ٹوک پیغام دیا ہے اور ایک باغیانہ رویہ اپنایا، وہ ان وجوہات کی بنیاد پہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ایسی لابنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں اس وقت متحد کیا جائے اور ان کو مزید ہوا دی جائے تاکہ وہ سندھ سے نکل کے بلوچستان کے اندر بھی اپنے پیر جما سکے. لیکن یہ کس حد تک ممکن ہوگا؟ بلوچستان عوامی پارٹی جو ببانگ دوہل یہ کہہ رہی ہے ہم کسی کے اشارے نہیں دیکھتے، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، تو بلوچستان میں بھی اگر تبدیلی لانی ہے تو وہاں پر الیکٹیبلز کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا، نظریاتی سیاست کو فروغ دینا ہوگا. اور کلی طور کے اوپر پاکستان میں اگر معاشی سمت کو بہتر کرنا ہے تو اپنی ذات کو بہتر کیجئے. حکمرانوں کا گریبان بعد میں پکڑیے. حکمرانوں کا گریبان پکڑنا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، لیکن پہلے احتساب کا عمل اپنی ذات سے شروع کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ کے بعد.